नमस्कार। ओझा जी की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज का प्रकरण है रचना के आधार पर वाक्य भेद। यह व्याकरण का ऐसा प्रकरण है जो थोड़ा सा हमें परेशान करता है, परंतु तन भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो सहज ही समझ में आ जाएगा। तो आइए इसे समझते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। आप जानते हैं वाक्य भेद दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर समझना थोड़ा सा आसान है क्योंकि वहाँ पे अर्थ सहज स्पष्ट होता रहता है, परंतु यह जो रचना के आधार पर है इसमें थोड़ा सा व्याकरणिक तकनीक है। तो आइए समझ तकनीक को। पहला भेद है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। अर्थात एक कर्ता हो, एक कर्म हो सकता है, एक क्रिया हो सकती है, इतना ही हो तो उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। बच्चा रो रहा है। अब यहाँ पे जो है उद्देश्य बच्चा है और विधेय है रो रहा है। तनिक भी यहाँ आगे बढ़ने की स्थिति नहीं, कुछ सोचा नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ एक उद्देश्य हो गया, एक विधेय हो गया, जिसे हम कहते हैं सरल वाक्य। एक दूसरा वाक्य हम देखते हैं। बिल्ली दूध पी गई। अब यहाँ भी देखिए, बिल्ली से हम लोग अक्सर परेशान रहते हैं, दूध पी जाती है, तो दूध की चिंता छोड़िए, दूध फिर आएगा। यहाँ समझते हैं इसको, बिल्ली दूध पी गई। बिल्ली यहाँ पे उद्देश्य है और दूध पी गई विधेय हो गया। अर्थात एक ही क्रिया है, एक ही करता है, इसे हम कहते हैं सरल वाक्य। दूसरा देखते हैं संयुक्त वाक्य। जब दो वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े हों तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। अर्थात दो वाक्य हैं और उन्हें जोड़ा गया है, कभी और लगा के जोड़ा जाएगा, कभी एवं लगा के जोड़ा जाएगा, कभी किंतु लगा के, कभी परंतु लगा के, कभी इसलिए लगा के, इत्यादि समुच्चय बोधक आएंगे। तो यहाँ उदाहरण मैंने दिया है, वो बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आई। तो अगर हम इसको अलग करना चाहें और हम इसलिए को हटा दें यहाँ से, अगर हम इसको इसलिए को यहाँ से हम हटा दें, हमने इसमें यहाँ पे क्रॉस कर दिया, अगर इसे हटा दें और यहाँ पे एक पूर्ण विराम लगे तो वहाँ पूर्ण विराम लगा दें, स्वाभाविक है दो वाक्य बन जाएंगे और दोनों संपूर्ण वाक्य होंगे। तो जहाँ ये स्थिति हो कि किसी वाक्य में दो वाक्य समाये हुए हों और अगर दोनों को स्वेच्छा से अलग कर दिया जाए तो दोनों संपूर्ण अर्थ देने वाले हों तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। तीसरा देखते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं अन्य आश्रित उपवाक्य, अर्थात इसमें जो एक उदाहरण होंगे वो इस तरह होंगे कि कोई एक वाक्य ऐसा होगा कि अगर उसको बोलेंगे और दूसरा नहीं बोलेंगे तो पहला वाला अर्थहीन हो जाएगा। वहाँ पे एक प्रश्न मन में आएगा, जैसे यदि स्वस्थ रहना है तो दूध पियो। अब कोई कहता है यदि स्वस्थ रहना, कोई कहता है यदि स्वस्थ रहना है तो प्रश्न उठता है कि क्या करना चाहिए, तो आगे दूध पियो। अब ये यहाँ पे यदि स्वस्थ रहना है, इसके पश्चात इसका आधार बन रहा है, तो इसलिए ये मिश्र वाक्य कहा जाएगा। क्योंकि यदि स्वस्थ रहना है यहीं पे छोड़ के इसको अलग कर दिया जाए तो दूध पियो, तो दूध पियो, इतना ही हो तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रश्न उठे भाई क्या करना पड़ेगा, नहीं तो क्यों दूध पिए, तो क्यों दूध पिए, यदि स्वस्थ रहना। तो दोनों एक दूसरे पर कहीं न कहीं डिपेंड हो रहे हैं, निर्भर हो रहे हैं। दूसरा है अध्यापक ने कहा कल छुट्टी है। अध्यापक ने कहा,
अभी रुक जाइए आप। तो प्रश्न उठेगा अध्यापक ने क्या कहा, तो बताना पड़ेगा ना कल छुट्टी है। अतः इसमें अध्यापक ने कहा और इनमें ऐसा संबंध है, अगर दोनों को हम अलग कर देते हैं तो दोनों में से एक अर्थहीन हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य एक साथ मिले रहते हैं, समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं। अगर उसको हटा दिया जाए और दोनों में पूर्ण विराम लगा दिया जाए तो दोनों अपने में संपूर्ण रहते हैं। मिश्र वाक्य में जो दो वाक्य रहते हैं, परंतु वो इस तरह मिश्रित रहते हैं एक दूसरे में कि अगर उनको अलग किया जाए दोनों में एक अर्थहीन हो जाएगा। तो इस तरह अच्छे से इसको एक बार सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा और फिर आपको अच्छी तरह से रचना के आधार पर वाक्यभेद आ जाएगा। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।